प्रतीक सोच रहा था कि वो शेखावत फैमिली के इस रिप्रेजेंटेटिव अविजय शेखावत से कैसे निपटेगा। तभी ड्राइवर सीट पर बैठा गिरीश बोला, बॉस, क्या हम हॉस्पिटल जा रहे हैं? हालांकि गिरीश को प्रतीक के पावर पर कोई शक नहीं था, पर बस उसे चिंता इस बात की थी कि प्रतीक अभी ही कोमा से जागा था। पता नहीं उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी या नहीं। फिर जिस दुश्मन का उसे सामना करना था वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शेखावत फैमिली का एक जीनियस अविजय शेखावत था, जो प्रतीक की ही कैटेगरी में आता था। इसलिए मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था। प्रतीक ने गिरीश को ऑर्डर दिया, हाँ, हॉस्पिटल की तरफ चलो। ये अविजय काफी टाइम से मुझे ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलना होगा। गिरीश ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, बॉस, मुझे थोड़ी आपके लिए चिंता हो रही है, क्योंकि अभी आपकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। क्या मुझे कुछ और इंतजाम करना चाहिए? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो गिरीश, मैं संभाल लूंगा। प्रतीक के होठों पर कोल्ड स्माइल उभर आई। वो अच्छी तरह से जानता था कि शेखावत फैमिली क्या चाहती थी। प्रतीक जानता था कि उसकी पावर्स देहरादून में काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि प्रतीक उनके लिए फायदेमंद था। इसलिए उन्होंने किसी को देहरादून भेजा था। दूसरी बात ये थी कि उसने शेखावत फैमिली के 2 एक्सपर्ट्स को पीट डाला था। प्रतीक ये भी जानता था कि उसकी पावर अविजय शेखावत से काफी ज्यादा थी। शेखावत फैमिली अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहती थी और इसके लिए वो प्रतीक को अपने साथ मिलाना चाहती थी। कुछ मिनट बाद ही प्रतीक की कार अस्पताल के गेट पर पहुंच गई। अस्पताल के एंट्रेंस गेट पर ही अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे एक यंग लड़का खड़ा था। जैसे ही प्रतीक कार से निकला, उसने प्रतीक की तरफ घूर कर देखा। गिरीश ने भी अविजय की तरफ अलर्ट होकर निगाह डाली। प्रतीक जब उतर रहा था तो पार्थी प्रतीक को थोड़ा सहारा दे रही थी। वो थोड़ी घबराई भी लग रही थी। जैसे ही वो उतरी, अविजय ने पूछा, पार्थी बत्रा? फिर अविजय ने प्रतीक की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम प्रतीक शेखावत हो? उसने प्रतीक को शेखावत कहकर इसलिए बुलाया क्योंकि ऑफिशियली प्रतीक अभी भी शेखावत सरनेम का इस्तेमाल करता था। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते थे। प्रतीक ने अविजय के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टे उसे सवाल किया, क्या आप अविजय शेखावत हैं? प्रतीक ने सीधे अविजय की आंखों में देखा, जिससे उसके दिल में एक घबराहट महसूस हुई। अविजय ने हाँ में जवाब दिया, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने कजिन से नहीं बल्कि किसी दुश्मन से मिल रहा था। प्रतीक ने हमेशा की तरह नॉर्मल व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसके एक्सप्रेशन एकदम साधारण थे। फिर भी उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी, जिसकी गहराई को महसूस किया जा सकता था। मैं अविजय शेखावत हूँ। तुम मुझे जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ, है ना? पर तुम मुझसे छुपते क्यों फिर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें शेखावत फैमिली में ले जाकर रहूंगा, चाहे मैं तुम्हें पीट पीट कर ले जाऊं। कहते हुए अविजय थोड़ा आक्रामक लग रहा था। प्रतीक उसकी बात पर थोड़ा सरकास्टिक वे में हंसा। फिर उसने कोल्डली अविजय की तरफ देखा और बोला, तुम मुझसे इस तरह से बात करने के लिए बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? शेखावत फैमिली मुझसे भीख मांगने आई है या फिर मुझे मजबूर करने? प्रतीक जब ये बात कह रहा था तब भी वो बिल्कुल शांत था, पर उसके दिल में खतरनाक गुस्सा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अविजय को खत्म कर देगा। प्रतीक कभी भी किसी की धमकी नहीं सुनता था। प्रतीक की बात सुनकर अविजय का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्रतीक उसके साथ इस तरह से बात करेगा। उसे भी समझ में नहीं आया कि प्रतीक आखिर इतना कॉन्फिडेंट कैसे था। अविजय सोचने लगा, क्या इस प्रतीक को नहीं पता कि शेखावत फैमिली की पावर्स क्या है? प्रतीक के जितने भी बिजनेस थे उन पर शेखावत फैमिली का कंट्रोल था। बस उसके पास अलायंस ग्रुप और अग्निहोत्री ग्रुप के पावर्स थे, जो शेखावत ग्रुप के कंट्रोल में नहीं थी। पर ये लोग शेखावत फैमिली के सामने कुछ भी नहीं थे। अविजय ने सरकास्टिक वे में प्रतीक से कहा, प्रतीक शेखावत, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबके बॉस हो? जब तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम में और शेखावत फैमिली में कितना बड़ा फर्क है। प्रतीक ने अविजय की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं।
अभिजय गुस्से में लग रहा था। उसने फिर कहा, जब तुमने मुझे मजबूर किया ही है तो मैं तुम्हें बता दूं, देहरादून में तुम्हारी जितनी भी कंपनियां हैं या मुंबई में जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो तुम्हारे सबॉर्डिनेट के ही क्यों ना हो, वो सब मेरे आदमियों के कंट्रोल में है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? क्या तुम अभी भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर सकते हो? अगर दादाजी ने तुम्हें जिंदा लाने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा। हाँ, तुम मुझे मार डालते? ठीक है अभिजय, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार डालो। क्या? अभिजय के मुंह से निकला। प्रतीक की ऐसी दबंगई देखकर अभिजय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर पता नहीं क्यों उसके दिल में एक डर भी था। प्रतीक को इस तरह से शांत देखकर वो थोड़ा अलर्ट हो गया। अभिजय ने प्रतीक के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। वो जानता था कि उसने बहुत से लोगों का सफाया कर डाला था। अभिजय को प्रतीक इसलिए डरपोक लगा था क्योंकि प्रतीक छुप रहा था। इसलिए अभिजय ने सोचा था कि हो सकता है प्रतीक उसके ही डर से छुपकर बैठा था। पर अब जब उसने प्रतीक को ढूंढ लिया तो उसके सामने एक निडर आदमी था। इसलिए अभिजय को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कोल्डली प्रतीक से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? माना कि मेरे दादाजी ने तुम्हें जिंदा रखने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें अपाहिज तो कर ही सकता हूँ। प्रतीक ने आराम से कहा, ठीक है, तुम कोशिश कर लो। और हाँ, शेखावत फैमिली से कहो कि मुझसे बात करने के लिए किसी सही आदमी को भेजें। तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। प्रतीक अभिजय की बातों से समझ गया था कि वो एक अच्छा फाइटर था, पर वो लापरवाह था और बस एक मोहरे की तरह काम कर रहा था। प्रतीक समझ गया था कि पर्दे के पीछे कोई और था जो असली इंचार्ज था। प्रतीक जानता था कि शेखावत फैमिली एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी। वो ये भी जानता था कि अगर बूढ़े शेखावत ने उसे किसी को बुलाने के लिए भेजा था तो इसके पीछे कुछ और मकसद था। अभिजय ने गुस्सा दिखाते हुए प्रतीक से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? पर ये सच था कि वो प्रतीक को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि प्रतीक की ऐसी बातों से अभिजय को बहुत गुस्सा आया था, पर वो जानता था कि उसके दादाजी प्रतीक को बहुत अच्छा मानते थे। ये भी सच था कि शेखावत फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो प्रतीक को पसंद नहीं करते थे। अभिजय ने प्रतीक के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की। वो समझ गया था कि प्रतीक कोई आम आदमी नहीं था। उसका ऑरा डराने वाला था। वो बहुत मिस्टीरियस भी था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। इतना कहते ही अभिजय प्रतीक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। वो प्रतीक पर हमला करता उससे पहले ही गिरीश उसके सामने आया और अभिजय की हथेली से गिरीश की हथेली टकराई। मजबूर होकर अभिजय को पीछे हटना पड़ा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गिरीश की तरफ देखा। एक आदमी जो साधारण मार्शल आर्टिस्ट है, वो मेरे साथ कंपटीशन करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कहते हुए अभिजय ने इंसल्टिंग वे में गिरीश की तरफ देखा, पर गिरीश ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर ये बात सच थी कि अभिजय की हथेली को रोकते हुए गिरीश लगभग लड़खड़ा गया था और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी थी। उसने एक दुश्मन की तरह अभिजय की तरफ देखा। अभिजय ने कोल्ड स्माइल के साथ प्रतीक की तरफ देखा और पूछा, तो क्या ये है तुम्हारी वो ताकत जिसे इस्तेमाल करके तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे? ये बूढ़ा आदमी मेरा मुकाबला करेगा? तुमने इसे मेरे साथ लड़ने के लिए भेजा? गिरीश भी अभिजय की पावर देखकर सहम गया था। इतना कहने के साथ ही अभिजय ने गिरीश की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ओ बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? गिरीश शर्मिंदा लग रहा था। वो जानता था कि उसका और अभिजय का कोई मुकाबला नहीं था। अभिजय ने प्रतीक की तरफ देखा और बोला, प्रतीक शेखावत, तुम्हें खुद मुझसे लड़ना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने काबिल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को सिर्फ डराना जानते हो? प्रतीक ने आराम से कहा, तुम मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। सच बात तो ये है प्रतीक कि तुम मुझसे डरे हुए हो, इसलिए सिर्फ बहाने बना रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे माफी मांगो और तुमने शेखावत फैमिली के जिन 2 लोगों को मारा था उनसे माफी मांगो। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, डर?
और तुमसे। प्रतीक ने गिरीश की तरफ देखा और कहा, जाओ इससे लड़ो। तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की, और तुम इस बेचारे बूढ़े आदमी को मुझसे लड़ने के लिए कह रहे हो। तुम सच में डरे हुए हो प्रतीक। अविजय जोर जोर से हंसने लगा। गिरीश थोड़ा डरा हुआ था और कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर प्रतीक उसे लड़ने के लिए क्यों कह रहा था। उसने शर्मिंदगी से कहा, बॉस, मुझे लगता है मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगा। मैं इस आदमी के बराबर का फाइटर नहीं हूँ। प्रतीक ने गिरीश की आंखों में देखा और बोला, तुम चिंता मत करो, इससे निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें कुछ चाल सिखाऊंगा। अविजय ने जैसे ही प्रतीक की गिरीश को चाल सिखाने वाली बात सुनी, वो हैरान रह गया, पर अगले ही पल वो हंसने लगा। प्रतीक, तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो। तुम इस बूढ़े आदमी को ऐसी कौन सी चाल सिखा दोगे जिससे वो मुझे हरा देगा? अविजय को प्रतीक की ये बात बेतुकी और मजाकिया लग रही थी, क्योंकि अविजय ने 10 सालों की कड़ी मेहनत की थी और तब जाकर उसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की थी। कोई कुछ पलों में चाल सीखकर उसे कैसे हरा सकता था। प्रतीक ने आराम से कहा, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? प्रतीक की इस बात पर भी अविजय को बहुत हंसी आई। वो बोला, कैसी बात करते हो प्रतीक? मैं इस बूढ़े आदमी से डरूंगा? मेरी कुछ ही चालों में ये बेचारा मर जाएगा। तुम खुद को बचाने के लिए इस बेचारे बुढ़े को बलि का बकरा बना रहे हो। अविजय जानता था कि बूढ़ा आदमी अपने मार्शल आर्ट्स के टॉप पर था और इसके आगे वो कुछ नहीं सीख सकता था। आखिर उम्र का तकाजा तो था ही। खुद गिरीश के एक्सप्रेशन से भी लग रहा था कि वो ये बात जानता था। वो चाहे कुछ भी कर ले, पर वो अविजय जैसे यंग लड़के को कैसे हरा सकता था। प्रतीक ने फिर अविजय से पूछा, तो मुझे बताओ, क्या तुम गिरीश से लड़ने के लिए तैयार हो? अविजय प्रतीक की बात सुनकर तिलमिला गया। प्रतीक, तुम बददिमाग हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर अगर वो हार गया तो क्या होगा? तुम एक बूढ़े आदमी को मेरे साथ लड़ने के लिए आगे कर रहे हो। ये मेरी इंसल्ट नहीं है? प्रतीक ने आराम से कहा, मैं तुम्हें इंसल्ट कर रहा हूँ? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं तुम्हें इंसल्ट कर रहा हूँ, पर तुम इस इंसल्ट को सह नहीं पाओगे। अविजय को प्रतीक की इस बात पर गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम सच में बहुत घमंडी हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घमंडी आदमी नहीं देखा। प्रतीक ने क्लियर करते हुए कहा, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने सबॉर्डिनेट को लड़ने के लिए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने उसे हरा दिया तो ये मुझे हराने जैसा ही है। अगर गिरीश हार गया तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अविजय खुश हो गया और बोला, क्या तुम सीरियस हो? प्रतीक ने आराम से कहा, हाँ, मैं सीरियस हूँ। अविजय ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर वो हार गया तो तुम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करोगे और माफी मांगोगे, और फिर मेरे साथ तुम शेखावत फैमिली में वापस आओगे और हमारी फैमिली से माफी मांगोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम वो करोगे जो तुम मुझसे करने के लिए कह रहे हो। इसके अलावा मैं देहरादून में तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और जितने भी तुम्हारे प्लान्स हैं उन्हें तहस नहस कर दूंगा। कहते हुए प्रतीक की आवाज में एक ठंडक थी। अविजय को भी प्रतीक की बात पर झटका लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रतीक में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है और क्यों। वो सोचने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो कोई जादू कर दे और ये बूढ़ा आदमी मुझे हरा दे? प्रतीक ने अविजय को टोकते हुए कहा, क्या हुआ? चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी इंसल्ट का बदला लो। अब अविजय को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गिरीश की तरफ इशारा किया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। प्रतीक ने गिरीश की तरफ देखा और बोला, इधर आओ गिरीश। गिरीश प्रतीक के पास गया। प्रतीक ने गिरीश को धीरे धीरे कुछ समझाया। लगभग 5 मिनट में ही गिरीश के शरीर में कंपन पैदा होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने कोई सीक्रेट टेक्निक अपने अंदर ले ली थी। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। वो धीरे धीरे अविजय की तरफ चला गया। उसने अविजय से कहा, मुझ पर अटैक करो। अविजय ने गिरीश की बॉडी में आए कुछ चेंजेस को नोटिस कर लिया। वो सोचने लगा, क्या प्रतीक ने सच में कुछ मिनट में कोई चमत्कार किया है? अविजय ने गहरी सांस ली, सोचना बंद किया और गिरीश को धमकाते हुए बोला,
आज मैं तुम्हें अधमरा कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वो गिरीश की तरफ दौड़ा, पर गिरीश बिल्कुल भी नहीं डरा। वो अभिजय के अटैक से बच गया। अभिजय जो मुक्का गिरीश की छाती पर मारना चाहता था, वो सीधा जमीन पर लगा और उस जगह पर जमीन में छेद हो गया। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका अटैक कितना पावरफुल था। अभिजय को और भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, तुमने मुझे चकमा दिया। इस बार वो और भी तेजी के साथ गिरीश की तरफ बढ़ा, पर इस बार भी गिरीश ने उसे चकमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सही मौके की तलाश में था। वहाँ पर सड़क के पास चलने वाले लोग इस लड़ाई को देखकर दंग रह गए। कुछ गाड़ियाँ भी सड़क के किनारे रुक गईं। सड़क के साइड में दो लोगों के बीच खतरनाक फाइट देखकर लोग इंटरेस्ट लेकर फाइट देखने लगे। किसी ने कहा, ये क्या चल रहा है? कोई फिल्म बना रहा है क्या? वो भी सड़क के किनारे। इसका डायरेक्टर कौन होगा? एक्टर्स तो काफी प्रोफेशनल लग रहे हैं। उन दोनों के एक्शन सच में एक फिल्म की तरह ही थे। दोनों एक के बाद एक हवा में लहरा रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे और दीवारें टूट रही थी। अभिजय को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि गिरीश हर बार उसके अटैक से बच रहा था। वो गुस्से में बोला, बूढ़े, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें प्रतीक ने भागने की तकनीक सिखाई है? अभिजय गिरीश को बुरी तरह से पीटने के लिए बेचैन हो रहा था, पर वो गिरीश को पकड़ नहीं पा रहा था। वो प्रतीक के इस उकसाने वाले तरीके को सहन नहीं कर पा रहा था। वो जल्द से जल्द गिरीश को पीटना चाहता था ताकि वो प्रतीक को माफी मांगने के लिए मजबूर कर सके, पर गिरीश उसकी पकड़ में आया ही नहीं। वो उसे हर बार चकमा देता रहा। प्रतीक उन दोनों की फाइट को ध्यान से देख रहा था। उसके साथ खड़ी पार्थी घबरा गई। उसने चिंता जताते हुए कहा, प्रतीक, गिरीश को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर वो संभाल नहीं पाया तो? प्रतीक ने उन दोनों की फाइट देखते हुए ही जवाब दिया, पार्थी, बस देखती जाओ। पार्थी ने बस हाँ में सर हिलाया। वो प्रतीक के कॉन्फिडेंस को देखकर खुश थी। असल में प्रतीक ने गिरीश को अभिजय की कमजोरी बताई थी। इसके अलावा उसने मार्शल आर्ट्स की एक तकनीक गिरीश को बताई। इस तकनीक से वो अभिजय को आसानी से हरा सकता था। इसी टाइम अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग की छत पर सफेद दाढ़ी मूंछ वाला एक आदमी हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे अभिजय और गिरीश की फाइट ध्यान से देख रहा था। बूढ़े आदमी के पीछे कुछ यंग लड़के भी खड़े थे। बूढ़ा आदमी शेखावत ग्रुप का सबसे भरोसेमंद आदमी और इंचार्ज विक्रांत था। उसके पीछे खड़े यंग लड़कों में से एक लड़का विक्रांत के पास आया और पूछने लगा, बड़े शेखावत, मुझे माफ करना। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये प्रतीक क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसने अभिजय के साथ लड़ने के लिए जो शर्त लगाई है, इससे वो मुश्किल में नहीं पड़ जाएगा? बूढ़े आदमी ने नीचे खड़े प्रतीक की तरफ घूर कर देखा और धीरे से बोला, पारस, ये प्रतीक बहुत टेढ़ा है। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। पारस ने एक बार फिर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। टेढ़ा है मतलब? मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि वो फिजिकली वीक है और उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। वो हमारे अभिजय से डरता है, इसीलिए उसने इस बूढ़े आदमी को भेजा। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, पारस, तुम्हारी नजर तुम्हारी उम्र की तरह ही छोटी है। तुम्हें क्या लगता है प्रतीक का ये आदमी अभिजय के खिलाफ नहीं जीत पाएगा? विक्रांत के होठों पर एक बार फिर रहस्यमयी मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी जो हॉस्पिटल की छत पर खड़ा सब देख रहा था, वो जानता था कि प्रतीक ने कुछ तो खतरनाक चाल चली थी, पर उसके साथ खड़े पारस को इस बात पर यकीन नहीं था। वो एक्साइटेड होकर बोला, बड़े शेखावत, वो देखो, अभिजय ने आखिर उस बूढ़े को पकड़ लिया और मार डाला। देखना, अब वो उठ नहीं पाएगा। बूढ़ा आदमी फिर हंसा और बोला, तभी तो मैंने कहा कि तुम्हारी नजर भी तुम्हारी तरह छोटी है। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी आखिर क्या कह रहा था। देखने में तो लग रहा था कि अभिजय गिरीश को हरा देगा, पर असल में अभिजय की हर चाल गिरीश के कंट्रोल में थी। ऐसा लगता था जैसे गिरीश का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। सबसे खास बात ये थी कि प्रतीक ने जो कुछ गिरीश को समझाया था वो वही कर रहा था। अभिजय गिरीश पर अटैक करते हुए थकता जा रहा था,
पर गिरीश की एनर्जी अभी भी उतनी ही थी। तभी बूढ़े आदमी ने चिंता जताते हुए कहा, अगर अविजय ऐसे ही लड़ता रहा तो वो हार जाएगा। पारस ने डरी हुई निगाहों से नीचे देखा और हताश होकर बोला, ओह, क्या सच में? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये आदमी तो काफी बूढ़ा है। ये हमारे अविजय को कैसे हरा सकता है? बूढ़े आदमी ने पारस की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो प्रतीक को एकटक घूरता रहा, जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर प्रतीक के दिमाग में चल क्या रहा था। पर जितना वो प्रतीक की तरफ देखता, उसके दिल में उतनी ही घबराहट होती जाती थी। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने कहा, आज अविजय को प्रॉब्लम होने वाली है। बस इंतजार करो, इस लड़ाई पर अपना ध्यान लगाओ। ये ऐसा सबक होगा जिसकी अविजय को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी होगा। पारस हैरत से बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, अविजय हमारे खानदान में टॉप 5 यंग एक्सपर्ट्स में से एक है। उसने इतने सालों की मेहनत में अपनी एक पहचान बनाई है। क्या इतने बड़े मार्शल आर्ट फाइटर को एक बूढ़ा आदमी हरा देगा? विक्रांत ग्रुप की काउंसिल का मेंबर था और वो डिसीजन लेने वाले सबसे बड़े ऑफिसर के रूप में काम करता था। यहाँ तक कि वो किसी को मौत की सजा देने का भी फैसला कर सकता था। उसका दर्जा फैमिली में बाकी बुजुर्गों से भी ऊंचा था। इसके अलावा वो एंशिएंट मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था। उसे प्रतीक को वापस लाने के लिए भेजा गया था। पारस हैरत भरी नजरों से अविजय और गिरीश की अजीबोगरीब फाइट देख रहा था। उसने विक्रांत की तरफ देखा और पूछने लगा, बड़े अंकल, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अविजय इस बूढ़े आदमी से हार जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसे प्रतीक ने कुछ चालें सिखाई हैं। ये कुछ बेतुका नहीं है? विक्रांत ने हल्के से सर हिलाया और बोला, जब तक यंग लड़कों के सर से खून नहीं बहता, तब तक सही मायने में उनकी काबिलियत का पता नहीं चलता। अब देखना ये है कि यह अविजय का दुर्भाग्य है या फिर वो और काबिल होकर उभरता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो आज उसके मार्शल आर्ट्स का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ओह, तो ये बात है। पर बड़े अंकल, अगर अविजय खतरे में है तो आप उसे बचाते क्यों नहीं? जैसे ही पारस ने उससे ये सवाल किया, उसने घूरकर पारस की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए? पारस ने कॉन्फिडेंटली कहा, अविजय हमारा भाई है, हमें जरूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। पारस की बात सुनते ही वहाँ पर खड़े बाकी गार्ड्स भी एकदम चौकन्ने हो गए। पर बूढ़े आदमी ने घूरते हुए सबकी तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, किसी को भी उसकी हेल्प करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तुम लोग जानते हो ना अविजय में कितनी अकड़ है। अगर तुम लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाओगे तो ये उसके लिए खराब ही होगा। ये एक निष्पक्ष और ईमानदार लड़ाई है। वो एक बूढ़े आदमी से फाइट कर रहा है। अगर तुम लोग उसकी हेल्प करने के लिए चले गए तो क्या दुनिया शेखावत फैमिली पर हंसेगी नहीं? अविजय क्या मुंह दिखाएगा? हम किसी बेईमानी का सहारा नहीं ले सकते। बूढ़े दादा का मकसद प्रतीक को वापस अपने परिवार में लाना है, उससे कोई दुश्मनी नहीं निभानी है। दूसरी बात, अगर इस टाइम तुम लोग उसकी हेल्प करने के लिए चले भी गए तो तुम लोगों को क्या लगता है प्रतीक तुम लोगों को छोड़ेगा? वो अपना हिसाब जरूर बराबर कर लेगा। जब बूढ़ा आदमी ये सब बोल रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे अगर ग्रुप का इंचार्ज बनाया गया था तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। उसकी बात सुनकर पारस को अचानक एहसास हुआ कि विक्रांत सही कह रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब चुपचाप फाइट देखने लगे। नीचे अविजय और गिरीश की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अविजय गुस्से में दिख रहा था। गिरीश की वजह से वो अपना पेशेंस खोता जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाया, बुड्ढे, मैं तुझे मार डालूंगा। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर अविजय ने छलांग लगा दी और न जाने कितनी टहनियों को एक साथ तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ने लगा था। पर इस बार भी गिरीश पीछे की तरफ छलांग लगाकर बच निकला। तभी अचानक पेड़ के पत्ते गिरीश की तरफ कुछ इस तरह से उड़ते हुए आए कि उनसे गिरीश के कपड़े फट गए और उसकी स्किन पर गहरे घाव हो गए। ये अविजय की एक अलग ही टेक्निक थी। गिरीश की स्किन में जगह जगह से खून बहने लगा। अब अविजय मुस्कुराया और गिरीश को चिढ़ाते हुए बोला, बुड्ढे, मुझे लगता है अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची है। कहते ही अविजय ने उस पर हथेली से वार किया।
इस बार गिरीश ने उसे चकमा नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसके पूरे शरीर में अचानक एक तूफान सा फैल गया। उसने पलटकर अपनी हथेली से अविजय पर हमला किया। अविजय अचानक एक पिचकी हुई गेंद की तरह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और हॉस्पिटल की दीवार से टकरा गया। गिरीश का चेहरा भी लाल हो गया और सांस जोर जोर से चलने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दूसरी तरफ अविजय आश्चर्य से बोला, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी इंटरनल एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो गई? अविजय ने हैरत भरी नजरों से गिरीश की तरफ देखा। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे गिरीश की इंटरनल एनर्जी से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गिरीश की हथेली से सीधे उसकी छाती पर चोट पहुंची थी, जिससे अविजय कमजोर महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अब उठ भी नहीं पाएगा। वो समझ गया कि वो हार चुका था। तभी उसे प्रतीक की आवाज सुनाई दी, अविजय, तुम हार चुके हो, अपनी हार मान लो। अविजय को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो हाथ बढ़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? वो पागलों की तरह अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। वो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता था कि वो एक बूढ़े आदमी से हार चुका था। वो प्रतीक के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। गिरीश ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। वो अविजय को पूरी तरह से हार मानने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसे अपने नजदीक आता देखकर अविजय चिल्लाया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गिरीश जैसे ही अविजय के करीब जाने लगा, पीछे से प्रतीक ने कहा, गिरीश, इसे जाने दो, इसकी जान बख्श दो, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। गिरीश जो अविजय के पास पहुंच चुका था, उसने प्रतीक का ऑर्डर सुनते ही अपने हाथ ऊपर उठा लिए और नफरत भरी नजरों से अविजय की तरफ देखा। प्रतीक के ऐसे शब्द सुनकर अविजय का फेस रेड हो गया। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, प्रतीक, तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब तो अविजय लगभग पागल सा लग रहा था। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा और चिल्लाने लगा। उसे पिटने का इतना दुख नहीं था जितना उसे प्रतीक के शब्दों से हुआ था। एक मार्शल आर्टिस्ट जो ये सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, आज एक बूढ़े आदमी ने उसे हरा दिया था। इस फीलिंग ने अविजय का दिल तोड़ दिया। अविजय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गिरीश ने उसे हरा दिया था। उसने प्रतीक की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, तुमने इस बूढ़े आदमी को क्या सिखाया? तुम्हें मेरी कमजोरी पता कैसे चली? ऐसा लग रहा था जैसे अविजय का दिमाग खराब हो चुका था। अविजय शेखावत फैमिली में यंग जनरेशन का एक जीनियस और आउटस्टैंडिंग फाइटर था। बहुत कम उम्र में उसने अपनी एक खास जगह बनाई थी और अंडरवर्ल्ड में उसका बड़ा नाम था। वो ऐसे कैसे हार सकता था? प्रतीक ने एक्सप्रेशन लेस होकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? अविजय पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुमने घटिया तरीके का इस्तेमाल किया है, तुमने धोखा दिया है। पर वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रतीक शांति से वहाँ खड़ा रहा। अविजय प्रतीक को हमेशा एक नाजायज औलाद मानता था, हमेशा उसे खुद से कमतर समझता था। उसे इस बात की भी चिढ़ थी कि उसके परदादा ने प्रतीक में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए वो प्रतीक को सबक सिखाना चाहता था। पर उसका ये हाल हो गया कि प्रतीक के सबऑर्डिनेट ने ही उसे हरा दिया। प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा, मैंने धोखा दिया? गिरीश तुमसे मार्शल आर्ट्स के मुकाबले में कमजोर है, ये बात मैं भी जानता हूँ, पर फिर भी उसने तुम्हें हराया है। तुम्हें ये धोखा लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हार नहीं सकते, या तुम अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? अविजय गुस्से में चिल्लाया, तुम प्रतीक, तुम! सच बात तो ये थी कि अविजय प्रतीक से नफरत करता था और वो प्रतीक की पावर से डर गया था। प्रतीक ने गिरीश को सिर्फ कुछ चालें सिखाई और उसने अविजय को हरा दिया। अविजय को बस इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि प्रतीक ने उसकी कमियों को इतनी जल्दी कैसे भांप लिया था। अविजय सोचने लगा, क्या मैं प्रतीक को नहीं हरा सकता? क्या सच में इसके पास बहुत ज्यादा पावर है? इसके पास मार्शल आर्ट्स की कैसी तकनीक होगी?
प्रतीक की फाइटिंग स्किल्स भयानक थी। प्रतीक सचमुच अब अविजय को एक राक्षस की तरह लग रहा था। अविजय को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं प्रतीक उसे जान से तो नहीं मार डालेगा। तभी गिरीश की आवाज आई, अविजय, क्या तुम मेरे बॉस के सामने झुकने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मार डाले? गिरीश की धमकी सुनते ही अविजय की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गिरीश को धमकाते हुए कहा, मैं शेखावत फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? जैसे ही उसने ये कहा, प्रतीक सरकास्टिक वे में बोला, हाँ, देख लिया शेखावत फैमिली का फाइटर कैसा है। वैसे मुझे लगता है कि तुम अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना बेहतर समझोगे। मैं तुम्हारे इस जज्बात की कद्र करता हूँ। प्रतीक के ऐसे ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स को सुनकर अविजय का पूरा शरीर कांपने लगा। शर्मिंदगी से उसका फेस रेड हो गया। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, ठीक है प्रतीक शेखावत, तुम जीत चुके हो, पर इतने अग्रेसिव मत बनो। खास ड्रेस पहने एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अपने हाथों को पीठ के पीछे किए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने प्रतीक की तरफ देखा, जैसे वो प्रतीक की पर्सनालिटी का एनालिसिस कर रहा हो। प्रतीक ने एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी नजर पीछे घुमाई और बूढ़े आदमी पर एक नजर डाली। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नजरें प्रतीक से मिली, वो थोड़ा चौंका। वो जैसे अपनी जगह पर जम गया। उसने कहा, प्रतीक शेखावत, हमारा लड़का अविजय हार चुका है। अब उसे मौत की सजा देने का क्या तुक बनता है? प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, आपकी पर्सनैलिटी देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप भी महान मार्शल आर्टिस्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि हार जाने के बाद हार मानना कितना जरूरी है। आपका लड़का हार कर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक है? प्रतीक पहले से ही जानता था कि अविजय के पीछे कोई और था जो असली इंचार्ज था। प्रतीक के सामने उसके ही लेवल का एक आदमी खड़ा था जो शेखावत फैमिली में बहुत ऊंचे दर्जे पर था। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, प्रतीक, तुम सही कह रहे हो। मार्शल आर्ट्स के मामले में तुम अविजय से कहीं आगे हो, इसलिए तुम्हें एक जूनियर के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। प्रतीक ने अपनी आईब्रोज थोड़ी ऊपर उठाई पर कुछ नहीं कहा। बूढ़ा आदमी प्रतीक के थोड़ा और करीब आया और बोला, मिस्टर प्रतीक, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मैं शेखावत फैमिली की सीनियर काउंसिल का मेंबर और ग्रुप का इंचार्ज हूँ। मुझे शेखावत फैमिली के बुजुर्ग ने ऑर्डर दिया था कि मैं आपको वापस लेकर आऊं। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। प्रतीक की आंखों में हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, शेखावत फैमिली की सीनियर काउंसिल? प्रतीक ने सुना था अंडरवर्ल्ड में जो सीक्रेट फैमिलीज थीं, उनके यहाँ आमतौर पर एक सीनियर काउंसिल हुआ करती थी। वो उस फैमिली के लिए फैसला लेते थे। ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता था जो फैमिली की पावर को कंट्रोल में रखते थे। प्रतीक को समझ में आ रहा था कि शेखावत फैमिली ने इस आदमी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि अविजय के पीछे कोई और आदमी था और वो आदमी खुद अपना चेहरा छुपाए बैठा था। अब वो सामने आया था। प्रतीक समझ गया कि उसका कुछ सीक्रेट मकसद था। कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक कॉन्फिडेंट हो गया कि ये बूढ़ा आदमी उसके परनाना का कोई भरोसेमंद था। उसे प्रतीक का टेस्ट लेने के लिए भेजा गया था। तभी वो बूढ़ा फिर बोला, मिस्टर प्रतीक, मुझे आपसे बात करने का पूरा अधिकार है। प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा, मुझसे बात करने के लिए? मतलब शेखावत फैमिली के बुजुर्ग ने मुझसे बात करने के लिए कहा? तुम लोगों ने राजधानी में मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर मेरी प्लानिंग को खत्म किया, मेरे ही आदमियों को पीटा, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। क्या ये है शेखावत फैमिली की ईमानदारी? और अब वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी झेप गया। उसे यकीन नहीं था कि प्रतीक उसके साथ इस तरह से बात करेगा। उसने हंसने की कोशिश की और बोला, मिस्टर प्रतीक, जब आप राजधानी में नहीं थे तो आपके बिजनेस पर बहुत सारे लोगों की नजर थी और कुछ लोग जासूसी भी कर रहे थे। हमने जानबूझकर प्लान किया था क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि राजधानी में आपके कितने दुश्मन हैं। आपने इंद्रेश सोलंक के शागिर्द को मार डाला, वो आपको ही ढूंढ रहा है। और आप जानते ही होंगे कि मिस्टीरियस स्किल ग्रुप के 2 बड़े ऑफिसर्स को भी आपने मार डाला है।
आपको क्या लगता है कि वो लोग आपके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे? वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप विश्वास करें या ना करें, पर वो हमारे बुजुर्ग ही थे जिन्होंने इन सबको रोकने में आपकी मदद की है। उन्हें आपकी चिंता है। वो नहीं चाहते कि शेखावत ग्रुप का इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बाहर के लोग छीन लें। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में कोई गलतफहमी होनी चाहिए। प्रतीक ने कोल्ड स्माइल दी पर कुछ नहीं बोला। उसको समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ा काफी समझदार था और उसके कहे शब्द यूं ही नहीं हो सकते थे। प्रतीक जानता था कि शेखावत फैमिली ही उसकी जासूसी कर रही थी, जबकि उस बूढ़े का कहना था कि ये सब वो उसकी सलामती के लिए कर रहे थे। बस अब ये देखना था कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। तभी उस बूढ़े ने फिर कहा, मिस्टर प्रतीक, आपके परनाना आपको इसलिए वापस बुलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें आपकी याद आती है, इसलिए उन्होंने आपको वापस बुलाया है। पर मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। प्रतीक ने आराम से जवाब दिया, देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस मामले में हम बाद में बात करेंगे। मुझे शेखावत फैमिली में जाना है या नहीं जाना है, इस पर डिस्कशन की जरूरत है। अभी जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें पहले उस पर ध्यान देना होगा। अभी मुद्दा ये है कि अविजय ने राजधानी से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया है। इसके बारे में मैं क्या समझूं? प्रतीक के बिहेवियर से लग रहा था कि उसे उस बूढ़े की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इससे वो बूढ़ा थोड़ा परेशान हो गया। अविजय, जो अभी भी घायल हालत में जमीन पर ही बैठा था, उसने घूरकर प्रतीक की तरफ देखा और बोला, प्रतीक, अपने बिहेवियर पर ध्यान दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा था? इतना कहने के बाद अविजय ने उस बूढ़े की तरफ देखा और बोला, बड़े अंकल, ये आदमी बहुत बदतमीज है। इसने पहले ही हमारे परिवार के 2 लोगों को बुरी तरह से घायल किया और अब ये मुझे हराने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। ये चाहता है कि मैं इससे माफी मांगू। ये सिर्फ इसका सपना हो सकता है। मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। बड़े अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी फैमिली के रूल्स को फॉलो करें और इसे पकड़ लें। रूल्स के हिसाब से इसे सजा मिलनी चाहिए और आप इसके साथ इतने सॉफ्टली बिहेव क्यों कर रहे हैं? अविजय को उम्मीद थी कि वो बूढ़ा उसकी बात सुनेगा, मगर उस बूढ़े ने अविजय की तरफ घूर कर देखा और सीरियस होकर बोला, अविजय, बेहतर होगा कि तुम मिस्टर प्रतीक से माफी मांग लो। ये सुनते ही अविजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा सच में उसे माफी मांगने के लिए कह रहा था। उसने कहा, बड़े अंकल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप हमारे ग्रुप के इंचार्ज हैं। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं प्रतीक से माफी मांगू? उस बूढ़े ने सीरियसली कहा, अगर तुम मिस्टर प्रतीक के लेवल के फाइटर नहीं हो तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। अविजय, बेवकूफी मत करो। तुमने जो कहा है तुम उससे मुकर नहीं सकते। मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ जब तुम सच्चे हो। क्या तुम फ्यूचर में अपने मार्शल आर्ट्स को और बेहतर नहीं करना चाहोगे? इसलिए माफी मांगना शर्मनाक नहीं है। खुद से मजबूत खिलाड़ी से हारना बुरा नहीं है। फ्यूचर में तुम अपनी इस हार के बारे में सोच सकते हो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। उस बूढ़े ने इतना कहा और फिर वो चुप हो गया। अविजय ने उसकी बात पर सोचा। वो इतना मूर्ख नहीं था। वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था और वो इस स्थिति को अच्छे से समझ सकता था, पर उसे प्रतीक पसंद नहीं था। इसलिए वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता था और अपनी हार नहीं मानना चाहता था। हालांकि उसके फेस पर अभी भी कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे, पर उसने कड़वाहट के साथ प्रतीक की तरफ देखा। उसने दांत पीस लिए और आखिरकार प्रतीक से नजरें मिलाईं। उसने अपना सर प्रतीक के सामने झुका लिया। उस बूढ़े के एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अविजय की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। वो समझ गया था कि अविजय ने इस बार वाइज डिसीजन लिया था। अविजय बोला, प्रतीक, मैं तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कहते हुए अविजय काफी शांत लग रहा था। वो आगे बोला,
मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि राजधानी में मैंने तुम्हारी बिजनेस को नुकसान पहुँचाया और तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को पकड़ लिया। ये मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुमसे कोई भी कंपटीशन नहीं करूँगा। हालांकि जब मैं मार्शल आर्ट्स में और पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें चैलेंज जरूर करूंगा। प्रतीक ने स्माइल किया और कहा, तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं दूंगा। तुमने माफी मांगी है तो मैं तुम्हारे गलत कामों को भी भूल जाऊंगा। पर अगर तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो तो अगले 100 सालों तक तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रतीक की आखिरी लाइन सुनकर अविजय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो सोचने लगा, ये प्रतीक मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर ये बात सच भी है। इसके शब्दों में मेरे लिए घृणा नहीं है और ना ही अपमान है, बल्कि ये मुझे गाइड कर रहा है। अविजय के मन में प्रतीक के लिए जो अब तक नफरत थी वो काफी कम हो गई थी। अब वो प्रतीक की काबिलियत को एक्सेप्ट कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट्स में मैं तुमसे बहुत कमजोर हूँ, पर अगर मैं इस जीवन में तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, फिर वापस आकर मैं तुमसे सलाह मांगूंगा। मैं ये भी समझ गया हूँ कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो आसानी से लड़ते नहीं हैं। जब मैं वापस आऊंगा और तब भी मैं अगर तुमसे हार गया तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे ऑर्डर्स मानूंगा। प्रतीक ने अविजय की तरफ बस देखा पर कहा कुछ नहीं। वो समझ गया कि अविजय अब मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। प्रतीक से बात करने के बाद अविजय ने उस बूढ़े की तरफ देखा और बोला, बड़े अंकल, मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ और बाद में अकेले में प्रैक्टिस करूंगा। मैं शेखावत फैमिली में वापस नहीं जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं शेखावत फैमिली में वापस जाऊंगा तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। अविजय के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। उसने प्रतीक को प्रणाम किया जैसे वो प्रतीक से उसे रियलाइजेशन करवाने के लिए थैंक्स कह रहा हो। फिर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। उस बूढ़े के एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। वो खुद में ही बड़बड़ाया, अविजय, तुम यंग हो, बहादुर बनो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। इसके बाद उसने प्रतीक की तरफ देखा और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, मिस्टर प्रतीक, सच में आज आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मैं आपकी स्किल्स को देखकर हैरान हूँ। आप कुछ ही शब्दों के साथ किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारा लड़का अविजय आउट ऑफ कंट्रोल था, उसे भी आपने अपने वश में कर लिया। उस बूढ़े ने आज प्रतीक को पहली बार देखा था। आज जो प्रतीक ने किया था वो तो बस उसकी स्किल्स का एक हिस्सा था। उसकी जो ताकत थी वो तो बहुत गहराई लिए हुए थी। वो फिर बोला, मिस्टर प्रतीक, अविजय ने आपसे माफी मांग ली है, तो क्या अब हम शेखावत फैमिली में आपके लौटने की बात कर सकते हैं? प्रतीक ने गहरी सांस ली और आराम से बोला, शेखावत फैमिली? हाँ, मैं वहाँ का विजिट कर सकता हूँ, पर अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। असल में प्रतीक के शेखावत फैमिली को लेकर अपने कुछ थॉट्स थे। वो उसकी माँ की फैमिली थी। उसने सुना था कि उसके नाना नानी भी अभी जिंदा थे, इसलिए प्रतीक को एक बार तो वहाँ जरूर जाना चाहिए था। कम से कम वो उन्हें एक बार समझना चाहता था। पर उससे पहले उसे देहरादून में अपनी सिचुएशन को रिकंस्ट्रक्ट करना था। वो खुद भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में था। जहाँ तक कपकोट की शेखावत फैमिली की बात थी, वो प्रतीक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, पर प्रतीक उनके बारे में ऐसी धारणा नहीं रखता था। प्रतीक की तरफ से पॉजिटिव आंसर सुनकर वो बूढ़ा खुश हो गया। वो बोला, अगर यंग मैन तुम शेखावत फैमिली में वापस आने के लिए तैयार हो तो सच में ये हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद होगा। आपके जैसे नाती को पाकर वो सच में बहुत खुश होंगे। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शेखावत फैमिली में तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं, ये बात साफ है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। उस बूढ़े ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये बताना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। मैं तुम्हें बता दूं कि शेखावत फैमिली के ही एक मेंबर भूमेश शेखावत राजधानी में शेखावत फैमिली के इंचार्ज हैं। वो तुम्हारी फाउंडेशन को कंट्रोल कर रहा है और वो इस बारे में सोच रहा है कि वो किस तरह से स्काई टेक सिटी को अपने कब्जे में ले ले। मैं अविजय और उसके पिता को तो किसी तरह से समझा सकता हूँ, पर ये जो भूमेश शेखावत है ये शायद मेरी बात नहीं सुनेगा।
कहने के बाद वो बूढ़ा ध्यान से प्रतीक की तरफ देखने लगा। प्रतीक सरकास्टिक वे में हंसा। तो क्या ये शेखावत के बुजुर्ग का मुझे दिया गया एक टेस्ट है? वो बूढ़ा भी हंसने लगा। तुम बहुत समझदार हो, तुमने सही समझा। भूमेश शेखावत फैमिली का एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ है। हमारे बुजुर्ग इसके लिए अग्री हैं कि तुम उससे अपने हिसाब से निपटो। इसे तुम अपना टेस्ट भी समझ सकते हो। उन्हें भूमेश जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। उस बूढ़े ने प्रतीक को सब सच बता दिया। प्रतीक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतीक पहले से ही सब जानता था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि शेखावत फैमिली की इंटरनल सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। भूमेश शेखावत देहरादून शहर का इंचार्ज था। वो इतना पावरफुल था कि शेखावत परिवार के बहुत से लोग उससे डरते थे। उस बूढ़े की बातों से प्रतीक समझ गया था कि फैमिली में गुटबाजी चल रही थी और विरोधी गुट का रिप्रेजेंटेटिव भूमेश शेखावत था। प्रतीक ने कुछ सोचा और फिर बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। प्रतीक के बोलने के अंदाज में कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो बूढ़ा बोला, मिस्टर प्रतीक, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तुम जब भी शेखावत फैमिली में वापस आओगे तो तुम्हारे वेलकम के लिए तुम्हारे परनाना खास सेलिब्रेशन रखेंगे। प्रतीक हल्के से मुस्कुराया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस बूढ़े ने प्रतीक से हाथ मिलाया और अपने गार्ड्स को लेकर वापस चला गया। पार्थी ने चिंता जताते हुए प्रतीक से पूछा, प्रतीक, सब ठीक है ना? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है। मैं वापस देहरादून जा रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। पार्थी की आंखें खुशी और हैरानी से भर गईं। उसने कहा, क्या सच में? मैं भी तुम्हारे साथ देहरादून में ही रहूं? पर प्रतीक, तुम्हें अभी कितनी चीजों को संभालना है, कहीं मेरी वजह से क्या ये ठीक होगा? प्रतीक ने आराम से कहा, हाँ, ये ठीक होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम इतनी परेशान मत हुआ करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं देहरादून में तुम्हारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल का ज्वेलरी बिजनेस सेंटर बनाऊंगा। पार्थी ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो ये लगभग पूरा होने वाला है। जैसे ही प्रतीक ने ये कहा, पार्थी के फेस पर एक्साइटमेंट वाले एक्सप्रेशन आ गए। वो एक्साइटेड होकर बोली, वाह, ये तो बढ़िया है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, पर राजधानी लौटने से पहले हम मुंबई जाएंगे और कुछ चीजों को अरेंज करेंगे ताकि कोई समस्या ना रहे। वहाँ का काम अब नरेंद्र बंसल और राघव देख लेंगे। अविजय ने अपनी मर्जी से सरेंडर किया था और उस बूढ़े की बातों से लग रहा था कि वो नरेंद्र बंसल और राघव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देहरादून में अभी भी प्रतीक को भूमेश शेखावत से निपटना था। इसके लिए उसे रितेश अग्निहोत्री से बात करनी थी। प्रतीक और पार्थी कार में बैठे और वापस चले गए। वो बूढ़ा दूर से प्रतीक की कार को जाते हुए देखता रहा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक चमक थी। वो खुद में ही बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि भूमेश ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रतीक के खिलाफ जाकर उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बुजुर्ग जयद्रथ इस लड़के को वापस बुलाना चाहते हैं। मुझे डर है कि शेखावत फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये कहते हुए वो बूढ़ा काफी सीरियस दिख रहा था। पारस ने उसकी बात सुन ली। उसने पूछा, बड़े अंकल, क्या ये प्रतीक सच में उतना पावरफुल है जितना आप कह रहे हैं? यहाँ तक कि भूमेश अंकल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे? शेखावत फैमिली में भूमेश शेखावत ने प्रतीक को टारगेट किया था। अब ये बात किसी से छिपी नहीं थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रतीक के नाना, जिन्हें शेखावत फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, भूमेश उन्हें पसंद नहीं करता था। उनकी आपसी दुश्मनी की वजह से ही भूमेश नहीं चाहता था कि प्रतीक शेखावत फैमिली में वापस आए। उसे इस बात का अब भी डर था कि अगर प्रतीक वापस परिवार में आ गया और उसे ये बात पता चला कि उसके नाना ने इतने सालों तक सजा काटी है, तो वो जरूर गुस्सा हो जाएगा। पर शायद ये नियति थी कि दोनों के बीच होने वाले इस झगड़े को कोई नहीं बचा सकता था। उस बूढ़े ने पारस से कहा, प्रतीक के पास एक ऐसी पावर है जो किसी के पास नहीं होती।
ऐसे लोग राजा बनने के लिए ही पैदा होते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो फिर भूमेश शेखावत की बात ही क्या है। पर मुझे डर इस बात का है कि भूमेश को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पारस ये सुनकर एकदम चौंक गया। उसके एक्सप्रेशन हैरानी वाले थे। उसने कहा, बड़े अंकल, अब आप क्या करेंगे? क्या आप भूमेश अंकल को इस बारे में आगाह करेंगे? पारस, तुम अभी सच में बहुत छोटे हो। क्या तुम्हें लगता है कि भूमेश जैसा घमंडी आदमी मेरी सलाह सुनेगा? और क्या प्रतीक जैसे छोटी उम्र के लड़के को इम्पोर्टेंस देगा? बस मैं इतना जानता हूँ कि प्रतीक का फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगा? पारस बस हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। वो बूढ़ा हंसा और पीठ पीछे अपने हाथ बांधकर वहाँ से निकल गया। पारस अभी भी हैरान था। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा था। स्काईटेक सिटी में कंस्ट्रक्शन पूरा होने के कुछ महीनों के बाद ही चहल पहल बढ़ गई थी। ये शहर एकदम अलग दिख रहा था और काफी प्रॉस्पेरस लग रहा था। एक के बाद एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्काईटेक सिटी में अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। हाई टेक सड़कें बिजी हो गई थी। स्काईटेक सिटी के कंस्ट्रक्शन को सच में हाई लेवल का कहा जा सकता था। प्रतीक का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। इसकी वजह ये थी कि उसने यहाँ के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया था। स्काईटेक सिटी की एक बिजी रोड पर कुछ गार्ड सूट पहने एक मिडिल एजेड आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। ये भूमेश शेखावत था। भूमेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और काफी इंटरेस्ट लेते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। गहरी सांस लेते हुए सरकास्टिक वे में उसने कहा, सच में ये प्रतीक शेखावत में अमेजिंग टैलेंट है। इसका बिजनेस टैलेंट भी कमाल का है। इतने बड़े स्काईटेक सिटी को बहुत कम टाइम में इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। ये स्काईटेक सिटी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मेरे पास जो लोग स्किल्ड हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे इस प्रतीक को इसी के ट्रैप में फंसाना है और इसका सब कुछ छीनना है। उसके साथ खड़े एक यंग लड़के ने आह भरते हुए कहा, अंकल, ये सच है। प्रतीक की एनर्जी एकदम रिमार्केबल है। उसने न केवल सिटी को बसाया, बल्कि वो इसको ऑपरेट करने में भी कमाल का है। उसके साथ चल रहे कुछ लोगों ने भी स्काईटेक सिटी का इंस्पेक्शन किया। सभी प्रतीक के काम को देखकर हैरान थे। उन्होंने सुना था कि प्रतीक जयपुर में भी बिजनेस की दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और वहाँ पर भी उसका काफी अच्छा कंट्रोल था। भूमेश ने आह भरते हुए कहा, सब कुछ तो सही है, पर बात ये है कि ऐसे टैलेंट को हम यूज नहीं कर सकते तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। कहते हुए भूमेश की आंखों में एक अलग सी रोशनी चमकी। उसके साथ खड़े यंग लड़के ने सीरियसली कहा, अंकल, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी प्रतीक के नाना उदयभान अंकल और जयवर्धन अंकल के बीच दुश्मनी है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। भूमेश ने सर हिलाया और कहा, हाँ, हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। भले ही हम उसे जान से न मार सकें, पर हमें उसकी पावर्स को तो कंट्रोल करना होगा। इस टाइम स्काईटेक सिटी में प्रतीक हमारे लिए तुरुप का पत्ता हो सकता है। भूमेश के साथ खड़े बाकी लोग स्काईटेक सिटी को ध्यान से देख रहे थे। सबके मन में एक ही इच्छा थी कि स्काईटेक सिटी का प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ जाए। फिर वो राजधानी में प्रतीक की फाउंडेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तभी किसी ने पूछा, अविजय का क्या हुआ? सुना है उसने शेखावत फैमिली छोड़ दी है। क्या वो प्रतीक के साथ मिल गया है? ये सुनते ही भूमेश का फेस एकदम गुस्से वाला हो गया। उसे अविजय से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो शेखावत फैमिली का एक उभरता हुआ मार्शल आर्ट फाइटर था। लेकिन उसका इस तरह से चले जाना भूमेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। भूमेश को जब ये बात पता चली, तब भूमेश को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। तभी उनमें से एक यंग लड़का बोला, मैंने सुना है कि अविजय प्रतीक से हार गया था और इसलिए वो कहीं अकेले में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया है। उसने प्रतीक को फिर से चैलेंज करने का भी फैसला किया है। फिर वो लड़का भूमेश की तरफ मुड़ा और बोला, अंकल, आप तो जानते ही हैं कि अविजय का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है। वो मार्शल आर्ट्स का धुरंधर तो था, पर अपनी हार को बर्दाश्त करना उसके बस का नहीं था। जैसे ही यंग लड़के ने ये बात कही, भूमेश ने अपनी नाक भौं सिकोड़ी और बोला, ये प्रतीक बहुत चालाक है और उसने अविजय की इसी कमजोरी का फायदा उठाया
और उसे भड़काया। अविजय को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा। खैर, अभी इसे भूल जाओ, हम अभी अविजय से कोई उम्मीद नहीं रख सकते।